इट्स अ प्रिविलेज टू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स। मेरे को लगता है कि मेरे पास ये प्रिविलेज था, बट नॉट ओनली दैट, आपके रिलेशनशिप्स भी अगर आपके पास पार्टनर है जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आपको एक पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट नहीं दे सकते, देन आपको हमेशा खुद पे डाउट होगा। किसको फ्रेंच सीखनी चाहिए कनाडा? अगर आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे, देन आपको सीखनी चाहिए। दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू गेट पीआर। दूसरा, दोज हु आर लुकिंग टू अपस्किल देयर करियर, उनको सीखनी चाहिए। टोरंटो का एक मेरे को लगता है कि कल्चरल आइडेंटिटी ज़्यादा नहीं है जितनी मॉन्ट्रियल की ज़्यादा है। और मॉन्ट्रियल आई फील इट्स अ वियर्ड हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ फ्रांस प्लस न्यूयॉर्क। अगर आप स्टेज पे हो और 100 लोग आपके लिए ताली बजा दें, 4 दिन तो नींद नहीं आती। और उसके बाद कितने ही पैसे हो, आपकी फुलफिलमेंट पैसे से नहीं हो सकती उसके बाद। एंड ऑल्सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ वेरी बिग रैबिट होल ऑफ बिकमिंग ईगोइस्ट। एक जर्नी स्टूडेंट से लेके जॉब्स एंड देन स्टार्टिंग फ्रेंचिफाई विद ब्योंग। टेल अस अबाउट दैट। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी जर्नी थी, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी समवन हु विल बी टीचिंग फ्रेंच। क्योंकि पहले जब मैं कनाडा में आया था, आई सिलेक्टेड फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशंस प्रोग्राम। वो तो मेरा डिसीजन था कि हाँ यही करना है, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट भी था फिटनेस में और मैं आगे इसी में कंटिन्यू करना चाहता था। और इनफैक्ट वैसे ही हो रहा था। इट टुक माई 2 years ऑफ डिप्लोमा एंड देन उसके बाद ग्रेजुएट हुआ, प्रॉपर सर्टिफिकेशन की फिटनेस ट्रेनिंग के लिए, जॉब मिल गई अच्छी एंड उसमें प्रमोशन भी हुई। बट इवेंचुअली जब पीआर की बात आई तो उसमें ऐसा था कि सिर्फ इसी से कुछ नहीं होगा। प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए मुझे फ्रेंच भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि 12th के बाद आया था। तो साथ के साथ फ्रेंच सीखनी शुरू की। लेकिन जब वो एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद थोड़े मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को रीच आउट किया कि हमें भी सिखा, हमें भी सिखा। वहाँ से फिर मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ, आई कैन ऑल्सो टीच एंड स्पेसिफिकली आई कैन टीच फॉर टीएफ काइंड ऑफ। सो उस टाइम पे आई सेड गुड बाय टू माई वर्क एंड देन फिर फ्रेंच ही पढ़ानी फुल टाइम शुरू कर दी। दैट वाज द ब्रीफ जर्नी। मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि आपको फ्रेंच पढ़ानी है या आपको पढ़ाना है लाइफ में? करेक्ट, हाँ, ऐसा कभी सोचा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से गोल यही रहा कि हाँ फिटनेस ही फील्ड रखनी है। उसी में लाइक आई बी डाइविंग मोर इनटू फिटनेस। और उसमें प्रोबेबली मेरा एक्चुअली गोल था काइनेसियोलॉजी करने का। काइनेसियोलॉजी के बाद आइदर आई वुड बी डूइंग फिजियोथेरेपी सो दैट आई कैन प्रैक्टिस फिजियोथेरेपी ओवर हियर, या फिर मेरा गोल था टू डू मोर डिटेल स्टडी इन काइनेसियोलॉजी एंड लाइक ह्यूमन काइनेटिक्स एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन हाँ, इट्स लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो भगवान आपको रास्ता अच्छा दिखाए, अगर आपका इंट्यूशन बोल रही है जाने को, तो चलते रहो। सो मेरे को यही लगता है कि ऐसा था कि रिस्क भी था कि शुड आई रियली चेंज माय प्रोफाइल ड्रेस्टिकली, कि बीइंग समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इनटू फिटनेस और अच्छा एक्सपीरियंस भी है, शुड आई रियली लीव दैट टू परस्यू फ्रेंच जिसमें होप है। मतलब कुछ पता तो है नहीं कि कैसे जाएगा आगे, एंड नेवर आई लाइक कभी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं था कि ये फील्ड में कैसा होता है। सो आई जस्ट डाइव्ड इनटू इट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी वेल। दैट्स ब्यूटीफुल। यार एक, जब आप छलांग लगाते हो, जब आप एक जंप करते हो, तो तल का होना ज़रूरी है। हाँ, राइट। क्योंकि आप जब भी जंप करते हो, आप नीचे ग्राउंड पे प्रेशर लगा के जंप करते हो। सो वो तल क्या था? आप कैसे ये स्टेप ले पाए फ्रेंच पैविलियन शुरू करने का? क्योंकि डर तो होगा, बिकॉज मंथली फाइनेंसेस भी हैं कनाडा में, यू नो वेरी वेल। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। श्योर। और ये बहुत ही जेन्युइन और वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ना जब भी हम, अब लेट्स से इफ आई एम वर्किंग फुल टाइम, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा साइड पे आइडिया होगा कि हाँ मैं ना ये करना चाहता हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज लाइफ इतनी स्टेबल होती है और हमें पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, हम वो कभी वो कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते। तो एक चीज़ तो मैंने खुद को ये दिमाग में ये कर दिया था कि चलो जब तक एटलीस्ट 1 साल की सेविंग्स नहीं इकट्ठी हो जाती, एक रन रेट नहीं हो जाता कि जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है उसके पहले इनफ उसका वो होना चाहिए कि वो पहले अच्छी चेक। हाँ क्वालिटी चेक, ठीक है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्टिल बाद में डिसीजन ये नहीं था जॉब छोड़ने का। आई वाज जस्ट लाइक कि चलो जॉब करते रहूँगा, साथ के साथ फ्रेंच पार्ट टाइम करूँगा। बट आई विल बी ऑनेस्ट, सम पीपल जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं उन्होंने शायद एलेक्स हरमोजी के पॉडकास्ट देखे होंगे या फिर उनके बारे में सुना होगा या नहीं। 2-3 उनकी वीडियोस ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया कि यू शुड बी टेकिंग दैट स्टेप, क्योंकि मेरा उस टाइम पे एज इज़ जस्ट लाइक 23, लाइक राइट आई एम 24, सो इट्स नॉट बिग ऑफ अ थिंग। बट कि अगर ये अभी नहीं करूँगा
तो फिर कभी नहीं करूँगा। जॉब तो चलो ऐसा है कि अभी है, आगे किसको पता क्या होगी या नहीं होगी, दैट्स नॉट अ श्योरिटी। बट अगर ये चांस अभी नहीं लूँगा, बाद में आगे जाके एज ज़्यादा हो जाएगी, सो इट्स बेटर कि मैं अभी स्टार्ट करूँ। सो डेफ़िनेटली एक डिस्कम्फ़र्ट तो था, लेकिन एक लेवल पे डेप्थ में कम्फ़र्टिंग भी था, क्योंकि अब मुझे पता है कि हाँ, अब आई कैन कंट्रोल माय ओन स्केड्यूल एंड आई कैन डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट, सो इसलिए अंदर से कम्फ़र्ट भी है। और वो जो तल था वो कहाँ पे मिला कि कहाँ से ये करेज आया? फाइनेंशियल करेज, जैसे मैंने बोला कि 1 साल की सेविंग्स ज़रूरी होती हैं, या तो वो आपके पास थी? हाँ, वो तो या आई वाज़ वर्किंग वर्क परमिट पे। देखो हमारा गोल यही होता है पैसे कमाने का, कि हाँ, चलो वर्क परमिट आ गया, अब जितना हो सकता है काम करो। तो उतना तो चलो, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया, बट उतना इनफ कर लिया था कि हाँ, सेविंग्स इनफ हों। बट मेरे पेरेंट्स और मेरा सर्कल बहुत सपोर्टिव रहा है। मेनली मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उनको मैं जो भी बताता था, दे आर लाइक कि हाँ, ठीक है, तू कर। उनको मैंने स्टार्टिंग में फ्रेंच का भी बोला कि मेरा मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ पीआर के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तू कर। और उसके बाद भी जब उनको मैंने बताया जॉब के लिए कि मेरी प्रमोशन हो गई है कॉलेज में, तो उसके लिए भी वो बहुत हैप्पी थे कि हाँ, चलो बढ़िया है। लेकिन जब मैंने उनको ये बोला कि मैं वही जॉब छोड़ रहा हूँ टू परस्यू फ्रेंच, कहते ठीक है, तो कर। सो दैट्स द थिंग कि मेरे को डीप सिक्योरिटी तभी आती है जब पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, ये जो करेगा सही करेगा। सो वही मेरा तल था। उसके अलावा इट्स लाइक कि और कोई इतना फैक्टर नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर आपको अपने क्लोज फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से ही एक वो एश्योरेंस मिल जाए कि हम तेरे साथ हैं, देन आई थिंक उससे बेटर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और जो आपने बात बोली कि तू कर, ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको कोई ये बोलता है कि मैं हूँ तू कर, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आपको ये फीलिंग आती है कि आपके बैक पे कोई खड़ा है टू सपोर्ट यू। यहाँ पे लोगों सपोर्ट ढूँढते हैं कनाडा में, बी इट क्योंकि पेरेंट्स साथ नहीं हैं, सो बी इट इन अ पार्टनर, बी इट इन फ्रेंड्स। सो ओके, नॉट टू गो इनटू डेप्थ इन द टॉपिक, बट रिलेशनशिप्स, लव, या आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रोल रहता है इन चीज़ों का? बहुत ज़्यादा रोल रहता है ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज to get proper, not to get proper parents, but yeah, it's a privilege to have supportive parents. मेरे को लगता है कि मेरे पास ये privilege था, but not only that, आपके relationships भी, if अगर आपके पास पार्टनर है जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर योर पार्टनर इज समवन जिसके साथ आप अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ का टाइम स्पेंड करोगे, अगर वो आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं दे सकते, देन आपको हमेशा खुद पे डाउट होगा। एंड दैट्स द थिंग दैट आई रियलाइज कि अगर वहाँ से आपका एक, जैसे आपने बोला ना कि हम बात कर रहे थे सेफ्टी नेट की, सेफ्टी नेट तो स्टिल नहीं होता, क्योंकि यू हैव मेड द डिसीजन। बट आपको ये पता है कि अगर सेफ्टी नेट नहीं भी है, मेरे मेरे टेक केयर करने का कोई है, या फिर मेरे डिसीजंस पे फेथ रखने के लिए कोई है। सो आई बिलीव कि पेरेंट्स एंड योर रिलेशन एंड ऑल्सो योर फ्रेंड सर्कल, ऐसा होना एक बहुत ही अच्छा प्रिविलेज है आपके लिए, जो आपकी मेंटालिटी चेंज कर सकता है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ पे मैं ये इसलिए टॉपिक लेके आया क्योंकि हम्म। आप जो फैमिली से दूर होते हो, यू रियली काव फॉर दैट, ये दैट सेफ्टी नेट। यू रियली ट्राई योर बेस्ट कि ऐसा कुछ आपको मिले जिससे आप वो जंप ले सको, राइट? करेक्ट। एंड जब हम इंडिया में हैं, चलो वैसे भी इंडिया में, व्हेन वी आर ओवर देयर लिविंग अवर लाइफ, तो उसमें क्या है कि वी नो कि हमारे साथ कोई ना कोई तो है। एट द एंड ऑफ द डे हम या अपने घर पे जाएंगे या फिर घर वालों के पास ही रहेंगे, वी विल बी एबल टू शेयर आवर इमोशनल स्टेट एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे सिचुएशन पूरी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी अपने काम में बिजी हैं, और कोई जो आपके क्लोज के क्लासमेट्स या जान पहचान के लोग हैं, वो भी अपने काम में बिजी हैं। लोग आपको सिंपैथी तो देंगे, लेकिन आपको एम्पैथी यहाँ पे मिलना मुश्किल है। सो और ऐसा भी नहीं है कि दे डोंट केयर, पीपल केयर, बट दे आर नॉट, दे वोंट बी एबल टू बी देयर फॉर यू ऑलवेज। इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एंड आई थिंक इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए यू डू नीड दैट योर लाइफ पार्टनर एज वेल, जो आपको और स्ट्रेंथ दे अंदर से। तो अनकंडीशनल केयर नहीं होती ना, हाँ, कहीं करेक्ट। और आप ये ट्राई करते हो हमेशा कि कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिले। हाँ, लेकिन
अगेन फॉरेन लाइफ में आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कोई भी आपको आपको सपोर्ट करने के लिए जॉब छोड़ के नहीं आएगा। नहीं, ट्रू कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आज की छुट्टी लेके मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ट्रू दैट्स वेरी हार्ड। यहाँ पे आके रियलिटी हिट होती है। इंडिया में तो चलो हम अपने दोस्तों के साथ बहुत रहते हैं और वहाँ पे हमने इतनी प्रोफेशनल लाइफ को देखा नहीं होता। आई कैन रिलेट, क्योंकि आई मीन आप भी रिलेट करते हो, बट क्योंकि मैं जस्ट 12th के बाद आया था, सो मैंने तो ऐसे प्रोफेशनल लाइफ इंडिया में देखी नहीं। तो यहाँ पे आके अच्छी एक पिक्चर दिखती है। एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली इन कैनेडा बट इंडिया में भी देखो ऐसे ही होगा। अगर हमारे दोस्त तो हैं बट वो उस लेवल पे कनेक्टेड नहीं होते जितना आप 16 17 18 की एज पे होते हो उतना होते हैं। सो इसीलिए रियलिटी पता चलती है फिर बाद में ही हमें। फ्रेंचिफाई पे ड्रीम शुरू करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब जॉब क्विट की और यहाँ पे आए हमने उस बारे में बात की कि अगेन हार्ड डिसीजन। आपको लगता है कि ये ना नहीं हुआ तो क्या। या सो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत हार्ड मिलता है लोगों को कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या। और ये आपके आसपास के लोग भी आपसे पूछते हैं कि आपने ये गोल बना के गोल सेट करके आपने भागना शुरू कर दिया है इस तरफ, पर अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या क्या करोगे। यूजुअली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स और कोई भी आपके जो मेंटोर्स होंगे वो बोलेंगे कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको डिसीजन लेके बस उस तरफ भागना है। और आप अगर 1000 दिन, वो कहते हैं कि 1000 दिन एक काम को करोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो काम ना हो या उस फील्ड में आपको लोग ना जाने। लेकिन कहाँ तक क्या चीज़ ट्रू रही है आपके लिए। हाँ, नहीं ये बिल्कुल ही सही बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक चीज़ को 1000 बार कर लोगे उसका आपको बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि लोग 1000 बार करने को रेडी नहीं है। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब जैसे मैं हमेशा मतलब काफ़ी चीज़ें फ्रेंच की जर्नी से रिलेट करता हूँ बट ये ओवरऑल हर एक चीज़ में यही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो तो आप इसीलिए क्विट नहीं कर रहे क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। आपको दिख रहे हैं बट इट्स जस्ट कि आप लॉन्ग टर्म में आपका दिमाग कहाँ पे जा रहा है कि मुझे वो फ्लुएंट बनना है, फ्लुएंट बनना है, बट आप वो रेगुलर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स नहीं देख पाते। मैंने ये चीज़ लैंग्वेज लर्निंग से ही सीखी कि पहले मैं बहुत इम्पेशेंट था। और एंड सेम थिंग अप्लाइज टू योर लाइफ जर्नी और करियर एज वेल, कि हम स्टार्टिंग में बहुत इम्पेशेंट होते हैं लेकिन हमको वो डेली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स नहीं दिखते। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो स्मॉल स्टेप्स वेस्टेड हैं। आपको रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा उस टाइम पे, आपको 11 महीने तक भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वो 12वां महीना ऐसा होगा कि दैट्स वेयर यू इमीडिएटली एवरीथिंग स्टार्ट्स क्लिकिंग। बट लोग क्या करते हैं, वो 10वें महीने पे क्विट कर देते हैं। और दैट्स द थिंग। मेरे को लगता है कि यही फिलॉसफी मैं अपनी लाइफ में ट्राई करता हूँ अप्लाई करने का। लाइक मेरा तो अभी चलो लाइफ में एक्सपीरियंस ही ज़्यादा है नहीं बट आई ऑलवेज ट्राई टू गो विद दिस। एंड डीप डाउन मुझे इतना पता है कि हाँ, रेगुलरली कुछ ना कुछ करता रहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट लेट आएगा बट आएगा ज़रूर। और दैट गिव्स मी काइंड ऑफ द इंटरनल हैप्पीनेस कि मेरे को ये चीज़ तो चलो मैं सिक्योर हूँ और मुझे पता है इस चीज़ के बारे। या जैसे अली बाबा के फाउंडर जो हैं जैक मा, उनकी लाइन है कि टुडे इज़ हार्ड, टुमारो विल बी इवन हार्डर, बट डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल। मोस्ट पीपल क्विट टुमारो इवनिंग। हाँ, सही बात है, एकदम सही। तो वो पेशेंस लेवल आप में, वो कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। और आपको शायद पता हो वॉरेन बफे, यस। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वर्क की उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है। सो अगेन इन्वेस्टर फील्ड में शायद उनसे ऊपर कोई होगा तो होगा, आई थिंक। तो वॉरेन बफे जी का भी एक लाइन है, उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में बोला था, किसी के पॉडकास्ट में इंटरव्यू में थे वो। तो उनसे पूछा गया कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो इतने ईजी हैं कि कोई बच्चा भी कर सकता है, 10 साल का बच्चा भी कर सकता है उस चीज़ को और अमीर बन सकता है। लेकिन क्या रीज़न है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इमेजिन उनका क्या जवाब था। उन्होंने ये कहा कि इसका एक ही रीज़न है कि लोगों को कल सुबह अमीर बनना है। हाँ, लोग वो 20 साल नहीं दे सकते। सही में। और आज के टाइम पे तो ये और ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे सबके दिमाग इंस्टाग्राम और ये बहुत आयरॉनिकल चीज़ है कि हमें ये इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के पे आके बोलना पड़ रहा है। बट द थिंग इज़ कि आज की इकोनॉमी में एवरीथिंग इज़ अटेंशन। जहाँ पे आपकी अटेंशन जाएगी वहीं पे आपका, आई मीन, योर अटेंशन इज कैन बी पॉजिटिव थिंग फॉर यू, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव थिंग फॉर यू। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे यूज़ करनी है। अब लोगों के अटेंशन स्पैन ही इतने कम हो चुके हैं कि दे आर नॉट इवन एबल टू सिट टू स्टडी समथिंग और टू डू समथिंग फॉर 2 hours कंटिन्यूसली।
सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमन साइकोलॉजी में एक नेगेटिव वे में आई थिंक वो जा रहा है, ह्यूमन ब्रेन जा रहा है। अब ये देखो, अटेंशन इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया कंपनीज में, या लिटरली दे हैव टोल्ड दिस थिंग इन डेटा कि अटेंशन स्पैन, जो अटेंशन ग्रैबिंग स्पैन है, वो 2 सेकंड से 2.5 सेकंड है। कि अगर आप एक रील में 2-2.5 सेकंड तक नहीं पकड़ पाए किसी को, तो यू लॉस द पर्सन। या और यही चीज़ आई बिलीव, अब अगेन कनेक्टिंग बैक टू दिस एग्जांपल, कोई भी अगर आपने चीज़ ऐसी करनी है जिसमें आप सक्सेस चाहते हो, फॉर एग्जांपल लर्निंग म्यूजिक, लर्निंग गिटार और लर्निंग लैंग्वेज और एनीथिंग एल्स, ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 मिनट आज, 5 मिनट कल, 15 मिनट परसों कर लिया, हो जाएगा। आपको बहुत ही एक्सेसिवली और इंटेंसिवली उसमें आवर्स आवर्स देने पड़ते हैं, और वो जो आवर्स हैं वो इस साल या आज के टाइम में देने बहुत मुश्किल हैं रेदर देन 5 years ago, 10 years ago। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि लोग करना नहीं चाहते, लोग करना चाहते हैं लेकिन ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड है। एंड आई डोंट कम विद द अथॉरिटी टू से कि लोगों का ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड है, मेरा भी है, क्योंकि आई सी दैट इन माई सेल्फ, दैट्स वाई मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करके बोल पा रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग आई थिंक, जो हमने बात की कि 100 सीढ़ियों पे चढ़ना है, लोग 98th पे आके क्विट कर देते हैं, 99th पे, लेकिन आज के टाइम में वो 10th 11th 12th पे ही हो रहा है। अगर किसी को पता हो कि ये सीढ़ी 98th नंबर वाली है, तो लोग क्विट क्यों करेंगे? हाँ, दैट्स द थिंग, वही वही बात है। सो वो स्टार्टिंग में ही हमारा अटेंशन इतना स्टार्टिंग में क्योंकि लो रह रहा है, वो फिर लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट वॉल्यूम। कोई भी चीज़ करो, इट्स मोर अबाउट वॉल्यूम। जैसे मेरा भी इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, स्टार्टिंग में मेरी यही फिलोसफी थी कि जस्ट कीप ऑन अपलोडिंग, कीप ऑन अपलोडिंग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आगे अपने आप जो होगा वो, क्योंकि होनी लर्निंग्स ही हैं। लर्निंग्स के अलावा आइदर यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज। सो एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग दैट, आई थिंक चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स दिखने लगती हैं। फ्रेंचिफाई विद व्योम का सबसे नेगेटिव डे कौन सा रहा, जिस दिन ये लगाओ कि यार गलती कर दी? Yes, very good question. Actually, I'll have to let me observe. हर हर वेंचर है, कोई एक दिन ऐसा आता है। A very tough question. I'll have to. जब आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, जब आपको लगता है कि यार जितने कमा रहे थे उतने भी नहीं कमा पा रहे अभी थी। Yeah, but see, that comes with. See, I think what I try not to do is I try not to compare the numbers in terms of कि last month ऐसे, आज का मंथ ऐसे, या लास्ट मंथ इतने फॉलोअर्स, आज का मंथ इतने फॉलोअर्स। सब कंपेयर करो या ना करो, आपकी जो नीड्स है ना, मंथली नीड्स, या जब वो देखोगे कि इस महीने फुलफिल हो गई, जिसे पैसे आए थे, अगले महीने नहीं हो पा रही हैं, तो अपने आप पता लग जाएगा। True. That's very true. And as a business owner, definitely that thing affects you somewhere. But उस टाइम पे ये नेगेटिव, आई वुड से कोई नेगेटिव डे और एक्सपीरियंस, यस, आई थिंक सोशल मीडिया पे गालियाँ, बस यही नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उस वे में स्टूडेंट्स आर इनफैक्ट वेरी सपोर्टिव एज वेल, बट दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल। तो ऐसे कभी किसी के साथ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट सोशल मीडिया पे आई हैड नेगेटिव कमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कि इन टर्म्स ऑफ पीपल हु थिंक कि यू आर जस्ट स्प्यूइंग लाइज, जो आई थिंक कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई हैव डन। अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता कि लेट्स से इफ आई वुड हैव लर्न लैंग्वेज इन 10 years एंड इफ आई वुड बी क्लेमिंग टू लर्न इट इन 6 months, देन फॉर श्योर मैं उस नेगेटिव व्यूज़ का हकदार भी हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने 12 months में सीखी, दिस इज़ हाउ आई डिड, सो दैट्स व्हाट आई शेयर। सो आई थिंक मुझे बस नेगेटिव अगेन वो इम्पैक्टिंग नेगेटिव डालती, बट आई थिंक कि वही मुझे थोड़ा सा तंग करती है चीज़ कि इट्स जस्ट माई जर्नी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी। आप अगर 12 महीने में सीखना चाहते हो वो आप पे है, अगर आप 2 महीने में, अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज नहीं 12 महीने में सीखी जा सकती, वो आप भी ट्रू हो, अगर आपको लगता है कि 6 महीने में भी सीखी जाती है तो भी ट्रू, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। कुछ जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको टेक डाउन करते हैं वन बाय वन। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये इस पर थिंक करना पड़ेगा बहुत। फ्रेंच से कनाडा की पीआर मिलती है, ये कहाँ तक ट्रू है? ये काफ़ी ज़्यादा ये तो ट्रू है, दैट्स ट्रू, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि सिर्फ फ्रेंच ही आपका सारा हल नहीं है, ठीक है? मतलब हमें
ये है ना कि अगर हमें थाली परोसी गई है, हम क्या सिर्फ पनीर, शाही पनीर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ शाही पनीर खाने से थाली खत्म नहीं होगी, हमें बाकी सब चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। वैसा ही है हमारे इमिग्रेशन प्रोफाइल में भी। आजकल इमिग्रेंट्स को क्या लग रहा है कि हाँ, फ्रेंच सीख ली तो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं प्रोफाइल के, फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, वो भी एज लॉन्ग एज वो मीटअप हो रहे हैं, देन फ्रेंच का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इफ़ यू लर्न फ्रेंच, अगर किसी के भी टीईएफ कनाडा में, टीईएफ या डीसीएफ कनाडा में एनसीएलसी 7 आते हैं आउट ऑफ 12, इट्स अ होल स्कोरिंग क्राइटेरिया, वी कैन डिस्कस इन डिटेल। उसमें क्या होता है कि इफ़ यू स्कोर्स एनसीएलसी 7 आउट ऑफ 12 इन ऑल 4 रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, देन आपके इमिग्रेशन प्रोफाइल में यू आर एबल टू गेट 62 to 74 extra points. Okay, so what is the maximum number of point you can get? 74. ये मैक्सिमम यू कैन गेट 74। हाउएवर अब ये भी एक थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ा लोग फॉल्स क्लेम करते हैं कि 62 to 74, बट 74 इट्स ओनली इन द केस व्हेन यू आर एट CLB 9 इन ऑल 4, बट उतने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके CLB 7 भी आ गए सब में, देन 62 पॉइंट्स आर इनफ। तो आपको 12 और पॉइंट्स के लिए आपको 6 महीने और की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सो आई थिंक 62 इज़ गुड इनफ। Basically, LMIA में कितने पॉइंट मिलते हैं आपको? 50, 50. yeah, And French gives you 62 points. 62, that's one aspect. Okay. But अब इसके साथ if you see an update from immigration department given in September 2023, उन्होंने एक और चीज़ नई प्रेजेंट की है, दैट सर्टेन फील्ड्स ऐसी होंगी जिनको वो ज़्यादा प्रमोट करेंगे या जिनकी परमानेंट रेजिडेंसी ज़्यादा इजी करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हेल्थ केयर आ जाता है, स्टेम फील्ड्स आ जाते हैं, ट्रेड ऑक्यूपेशन आ जाता है, और एक दो और हैं जो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट फ्रेंच भी उनमें से एक बहुत मेजर है। सो नॉट ओनली अब आपको 62 पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री में, बट उसके साथ साथ आपकी सिलेक्शन होगी फ्रेंच स्पेसिफिक ड्रॉज में। और अगर हम रीसेंट फ्रेंच स्पेसिफिक ड्रॉज देखें, दे आर फार लेसर देन इफ़ वी कंपेयर इट टू एक्सप्रेस एंट्री। सो ये हमारे पास एक एडेड बेनिफिट है। सो नॉट ओनली वी आर गेटिंग 62 पॉइंट्स इन एक्सप्रेस एंट्री इटसेल्फ, बट उसके साथ साथ हमारी फ्रेंच कैटेगरी में सिलेक्शन हो रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन बेनिफिट। एंड ऊपर से देखो, एज एन इमिग्रेंट कमिंग टू कैनेडा, वी ऑलवेज शुड बी वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग आवर प्रोफाइल, इम्प्रूविंग आवर स्किल्स टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द जॉब मार्केट। तो उसका तो फ्रेंच का डेफिनेटली हमारा एडेड बेनिफिट है ही है। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके। श्योर। फर्स्ट क्वेश्चन ही वेरीफाइड, किसको फ्रेंच सीखनी चाहिए कनाडा में? अगर आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे, देन आपको सीखनी चाहिए। दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू गेट PR। Okay. दूसरा, दोज हु आर लुकिंग टू अपस्किल देयर करियर प्रोफाइल, उनको सीखनी चाहिए। देखो, सीखनी तो सबको ही चाहिए, बट स्पेसिफिकली इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम IT फील्ड्स की बात करें, अगर हम कोई भी जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उनकी बात करें, उसमें भी इफ़ समवन नोज फ्रेंच, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। और दूसरी चीज़ लगी है ना, इफ़ यू आर विलिंग टू रिलोकेट टू क्वेबेक, स्पेशली मॉन्ट्रियल एज वेल, मॉन्ट्रियल इज़ नोन एज IT हब ऑफ कैनेडा। सो वहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। सो मेनली जॉब मार्केट में भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, और जो लैंग्वेज एंथुजियास्ट्स हैं उनको डेफिनेटली फ्रेंच सीखनी चाहिए। उसके अलावा हमारा थर्ड डोमेन परमानेंट रेजिडेंसी का आ जाता है। सो एनी पर्सन हु इज़ फिटिंग इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, उनको सीखनी चाहिए। तो आप 5 साल बेरी में रहे, या ऐसा एरिया में जहाँ फ्रेंच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आप 2 साल से रह रहे हो मॉन्ट्रियल? नो, 7-8 मंथ्स। अभी इनफैक्ट मैं अभी स्टार्टिंग में, ईयर की स्टार्टिंग में मूव हुआ। ओके, सो 8 मंथ्स यू हैव लिव्ड इन मॉन्ट्रियल, जहाँ पे प्रॉपर फ्रेंच है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है दोनों का, ये ओंटारियो टाइप है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल, थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में स्ट्रक्चर है उनका, काइंड ऑफ। आई हैव बीन देयर। क्यूबेक तो बहुत ज़्यादा अलग है, क्यूबेक सिटी। मॉन्ट्रियल फिर भी कुछ सिमिलर है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस यू फाइंड इन द लाइफ? ग्रेट क्वेश्चन। सो बेरी का सबसे पहले मैं बात करता हूँ। बेरी तो एक ऐसी सिटी है, इट्स काइंड ऑफ लाइक यू कैन से कि इट्स नॉट प्रॉपरली ए सिटी, इट्स काइंड ऑफ लाइक गांव जैसे, बट नाउ इट्स डेवलपिंग अ लॉट, बिकॉज वहाँ पे भी जॉर्जियन कॉलेज के कारण बहुत इकोनॉमी बूस्ट हुई है। अगर मैं बेरी को मॉन्ट्रियल से कंपेयर करूँ, वास्ट डिफरेंस। बेरी तो चलो इट्स मोर लाइक अ रिलैक्स्ड पेस सिटी। अगर आप ऐसे हो जिसको अब रिटायरमेंट एंजॉय करनी है, जस्ट शांत जगह पे रहना है, बेरी इज़ द सिटी फॉर यू। बट स्टिल मुझे बड़ी पसंद आई सिटी रहने के लिए। बट आप तो ऑनलाइन काम करते हो ना, सो इट डजंट मैटर वेयर यू लिव। हाँ, करेक्ट।
सो दैट्स वन थिंग। फिर मॉन्ट्रियल की, चलो पहले बैरी से कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम टोरंटो से भी कंपेयर करेंगे। मॉन्ट्रियल का अगर हम बैरी से कंपेयर करें, अगेन वास्ट डिफरेंस, बिकॉज वो मॉन्ट्रियल है ही पूरी जगह, इट्स फास्ट पेस सिटी। सो टोरंटो से ही अच्छा कंपेयर होगा। अगर हम टोरंटो से कंपेयर करें, टोरंटो इज़ मोर लाइक, टोरंटो का एक मेरे को लगता है कि कल्चरल आइडेंटिटी ज़्यादा नहीं है जितनी मॉन्ट्रियल की ज़्यादा है, बिकॉज उसमें डेफिनेटली यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आ जाता है। और मॉन्ट्रियल आई फील इट्स अ वियर्ड हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ फ्रांस प्लस न्यूयॉर्क, क्योंकि वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखेंगी और आपको पूरी स्काईलाइन व्यू न्यूयॉर्क जैसा दिखेगा, लेकिन साथ के साथ आपको वहाँ फ्रांस जैसी यूरोपियन लाइक ओल्ड एज बिल्डिंग टाइप्स भी दिखेंगी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। सो आई मीन न्यूयॉर्क या टोरंटो से आप कह सकते हो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोरंटो एंड फ्रांस। सो मॉन्ट्रियल एक वैसी जगह है, या एंड a lot different than Toronto, not only in terms of infrastructure but also in terms of expenses, क्योंकि rent is far lesser than all over Ontario, Quebec. लेट्स कंपेयर। या लेट्स कंपेयर, आप यहाँ पे एग्जांपल दो कि कितना होगा। एक सिंगल बैचलर यूनिट का 1500-1600 मिनिमम। Okay. बैचलर यूनिट स्टूडियो अपार्टमेंट। Over there now depends on the location, but I think you can find that easily around 1000. मैं बात कर रहा हूँ स्कारब्रो की, मैं टोरंटो की बात नहीं कर रहा। Okay. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाउनटाउन टोरंटो, Okay. टॉकिंग अबाउट स्कारब्रो Okay. वेयर वी आर राइट नाउ। Mm-hmm. इट्स लाइक 10 to 12 किलोमीटर्स फ्रॉम डाउनटाउन। यहाँ पे है 1500। इफ यू गो टू डाउनटाउन इट्स लाइक 2200 और 2300 मिनिमम। सो ठीक है, मैं अपना, बिकॉज आई लिव इन डाउनटाउन मॉन्ट्रियल, सो वहाँ का मैं बताता हूँ। इट्स 1400 प्लस यूटिलिटीज। इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट, स्टूडियो yeah, and I'm comfortable with that price. But if I were to find that in Toronto, do you have any idea what's in Toronto? 2400 2400। You see the difference. So it's like 50%। Even more, I think. Yeah. What about other expenses? और expense क्या क्या हैं? कार इंश्योरेंस बेसिक, राइट? Yeah. But okay, very less. यहाँ पे तो I believe it goes up to 350, 400, even more. Yeah. Over there, 80 to 100. On a G license। So their G license का वहाँ पे system नहीं है. Actually, there are two different licenses. First is like a learner license where you are still able to drive the car, but the second one is the proper Quebec license. मेरे को देखो 7-8 महीने हुए, सो मैं ज़्यादा श्योर नहीं कि वो ऐसे ही, बट मुझे लगता है यही सिस्टम है, क्योंकि एक पहले आपको मिलता है। मैंने तो उनको अपना जी लाइसेंस ही दिखाया था, बट दे गेव मी परमी द कॉन्डुई खोबेतवा, like that's the name of it, which is more sort of like learner's license, but you can still drive a car. और ये जो मैंने प्राइस कोड बताया आपको इंश्योरेंस का, वो आई एम नॉट श्योर वो किस पे है, बट बट अगर हम हाई लेवल पे भी बात करें कि चलो अगर आपके पास लर्नर्स ही है, प्रॉपर बड़े वाला लाइसेंस नहीं है, स्टिल इट्स अबाउट 100, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा फुल इंश्योरेंस का। And what about the expenses? Other expenses? Other expenses, food I would say is Similar. Okay. food is similar to Ontario or to overall Ontario, but less Indian food. That's the only thing I miss over there. वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट उतनी डेंसिटी में नहीं जितने यहाँ पे मिलेंगे, सो वो चीज़ मैं हमेशा मिस। क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम है एंड प्राइस भी उसके करने कम हो जाता है। करेक्ट। Earnings. Let's talk about the earnings. Toronto versus Montreal. So I think over there it's a lot easier to find a part-time job, but you should know French. Okay, that's the only thing. If you're someone who is an international student, let's say, but if you go to, अगर आप मॉन्ट्रियल जाते हो और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलेगी, बट वो बहुत ही लाइक लो स्किल्ड, जैसे एयरबीएनबी की क्लीनिंग सर्विसेज, ऐसी वैसी टाइप्स की जॉब मिलेंगी जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं और उसमें फिर ज़्यादा हमारी स्किल्स भी डेवलप नहीं होते। बट इफ़ यू नो फ्रेंच, देन जॉब मार्केट में वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक देयर आर जॉब्स अवेलेबल। और मेन रीज़न यही है, देयर इज़ लेस सैचुरेशन बिकॉज पीपल नीड टू नो फ्रेंच टू बी एबल टू वर्क ओवर देयर। सो होता है कि इंडियंस जब वहाँ पे ज़्यादा, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जाते हैं, तो वो जॉब्स ज़्यादा कर पाते हैं जिसमें डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व नहीं होती। कई केसेस में दे स्टार्ट लर्निंग एंड दे आर एबल टू फाइंड जॉब्स, बट अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड गुड लेवल जॉब्स इफ़ यू डोंट नो फ्रेंच। Okay. Yeah. And then talking about
या आई विल कनेक्ट दैट पॉइंट टू अर्निंग्स। मैं देखो मॉन्ट्रियल में मूव हुआ हूँ, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है उधर की मार्केट का अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस डोमेन, क्योंकि आई हैव नेवर सीन हाउ द अर्निंग सिस्टम वर्क्स ओवर देयर, सो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी। आई जस्ट डिस्कस समथिंग मोर विद यू। हम्म। कनाडा में एक जो मैंने चीज़ देखी स्टूडेंट्स में, मेनली डिप्रेशन इज द मेजर थिंग कमिंग हियर। बहुत मेजरली हिट हैं लोग डिप्रेशन से। आप बाहर निकल के देखो, आपको दिखेगा कि हर बच्चा डिप्रेस्ड है। बीट जॉब्स, एक्सपेंसेस, काफ़ी रीजन हैं उसके। ये मुझे नहीं पता सिर्फ टोरंटो के आसपास है या फिर पूरे कनाडा का यही हाल है अभी। बट व्हाट डू यू सी इन मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल में क्या लगता है आसपास? आई फील डिस्पाइट ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन इन कनाडा, हर जगह ये है, ये एक अंडरलाइनिंग यू कैन से कि इट्स एक अंडरलाइन प्रॉब्लम है हर एक इमिग्रेंट जो फेस करता ही करता है। आई फील कि टोरंटो में दैट विल बी अ बिट लेस बिकॉज यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। एंड आई फील, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई फील कि मैं जब इंडियन कम्युनिटी के साथ होता हूँ मेरे को स्टिल अपनापन फील होता है। मॉन्ट्रियल में रह के आई डू फील अ बिट लेफ्ट आउट, बट दैट्स ओके, लाइक आई एम एबल टू कोप अप विद इट। बट आई थिंक जो स्टूडेंट्स जो एकदम ही अकेले आते हैं उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही एक चैलेंजिंग इवेंट होता है, स्पेशली इफ़ दे आर कमिंग टू एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम मेन एरिया ऑफ टोरंटो, क्योंकि वहीं पे हमारा इंडियन अपने दोस्त वगैरह जहाँ पे आप बना सकते हो वो यहीं पे ज़्यादा होता है, तो थोड़ा आपको वो इंडिया वाली फील आती है। लेकिन बाहर और प्रोविंसेस में आई थिंक दैट्स अ बिट डिफिकल्ट। एंड इस चीज़ का मैंने व्हाट आई हैव मैंने ये अपने स्टूडेंट जर्नी में भी ये अप्लाई की है कि व्हाट केप्ट मी ऑलवेज, मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव कब रहा है व्हेन आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन माय हॉबीज़। मैंने स्टार्टिंग में नोटिस किया व्हेन आई केम टू कनाडा बिकॉज ऑफ विंटर स्पेसिफिकली, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को लाइक मेरे को आई ऑलवेज हैड वियर्ड एंजाइटी इन विंटर्स की, ऐसा लगता है कि लाइफ ना पॉज हो चुकी है, कि कुछ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि मैं कनाडा में क्यों, कनाडा का मतलब वो रीज़न कनाडा का नहीं है, इट्स जस्ट कि योर माइंड इज एट अ पोजिशन वेयर यू फील लाइक कि ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग आर यूजलेस। और वो विंटर्स में ही होता है, इसको विंटर डिप्रेशन बोलते हैं, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा होती थी एंड इनफैक्ट अभी भी होती है। बट नाउ आई थिंक आई नो कि दैट हैपन्स, सो थोड़ा प्लेसिबो के कारण भी सही हो जाता है, सही रहता है। बट जो एकदम नया नया कनाडा में आता है उसको विंटर्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है और यहाँ पे सब आपको ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे वैसे ही हर जगह देखने को मिलता है, सो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड बीइंग समवन जो इंडिया जैसी कंट्री से हैं जहाँ पे वैसे ही बहुत सोशलाइजेशन और हलचल है, यहाँ पे डायरेक्टली इतना इतना सन्नाटा देख के वो हो जाता रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है आपका। है। यस। सो इस टाइम पे मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने किसी चीज़ पे अपने कोई हॉबी, अगर आपके पास कोई हॉबी है या कोई ऐसा स्किल है जिस पे आप काम करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पे काम करना शुरू कर दो या उसको कंटिन्यू रखो। क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई ऐसी चीज़ करते रहते हो जिसमें आपकी साइकी को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है कि हाँ आज कुछ मैंने प्रोडक्टिव किया, दैट कीप्स योर स्टेट पॉजिटिव। सो दैट्स माय रिकमेंडेशन, अगर किसी को थोड़ी विंटर डिप्रेशन होती है, इज़ टू कीप डूइंग द एक्टिविटीज़ विच इज़ नॉट फॉर द मोटिव ऑफ फाइनेंशियल गेन, बट इट्स फॉर द मोटिव ऑफ योर ओवरऑल पर्सनल वेल बीइंग, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को यूजुअली ये लगता है। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एंड लोगों को यूजुअली ये लगता है कि अगर हम किसी लाइक फ्रेंच ट्यूटर के साथ हैं तो वी आर प्रमोटिंग फ्रेंच क्लासेस हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अ, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हॉबीज़ को आपको साथ लेके चलना है। आई राइट, तो आपको कहीं ना कहीं डील चीज़ों को करने में वो चीज़ आपकी हेल्प कर देती है। डेफिनेट कोई भी हॉबी हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, और उस हॉबी को आप जब मोनेटाइज करते हो, यू कैन कैश आउट विद इट समथिंग। डेफिनेटली। तो कितना ज़रूरी है अपनी हॉबी को साथ कनाडा लेके आना और अपनी डेली जॉब में उस हॉबी को भूल ना जाना, और साथ में कितना इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि आप उस हॉबी को कैश आउट कर सकते हो, क्योंकि आपने भी अपनी हॉबी को ही कैश आउट किया। नहीं तो आप
जॉब ही करते रहो एंड इन वन डे सीरियसली यू विल पास आउट जस्ट विद द जॉब ओनली, राइट? और आपको कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं होगा। आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है कुछ, करेक्ट। आई वुड से। अगेन जॉब बुरा नहीं है, जॉब बिल्कुल बुरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक सबको कुछ ना कुछ ट्राई आउट करना चाहिए अपना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट कॉलेज में भी, जॉर्जियन कॉलेज में, मैं तो घर पे बैठता ही नहीं था। मैं चलो स्टडीज एंड जॉब इज़ वन थिंग, आई उसके अलावा मैं ना मेरे दिमाग में हमेशा इंटेंशनली एक चीज़ रहती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना, सो दैट माई माई ओवरऑल फिजिकल वेलबींग सफर्स। तो मैंने कभी ऐसा काम उस लेवल पे काम नहीं किया कि आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। एंड नाउ द थिंग इज कि इट माइट ऑल्सो फील लाइक अ प्रिविलेज, बट द थिंग इज कि शॉर्ट टर्म इट मे बी, बट ऑनेस्टली आई फील कि अगर हम वैसा करें देन लॉन्ग रन में वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज, मैंने हमेशा म्यूज़िक फेस्टिवल्स में या फिर लाइव परफॉर्मेंसेज में आई यूज्ड टू टेक पार्ट, जिससे क्या कि आप दूसरों से मिल भी रहे हो, यू आर मेकिंग योर फ्रेंड्स एंड यू आर एबल टू डू समथिंग, जिससे सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज, और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ गाना दोस्त अपने ग्रुप में गाना बजा के प्रेजेंट करते हो और वो शो अच्छा रहता है, आपको क्लैप्स मिलते हैं, यू फील नाइस अबाउट इट। और वो एक छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ पॉजिटिव, छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक ऐसी मोमेंट्स जो आपको वैलिडेशन देते हैं कि या इफ़ यू पुट एफर्ट इनटू समथिंग, वर्ल्ड विल अप्रिशिएट यू। बहुत लोगों को ना वो मिला नहीं होता स्टार्टिंग में, probably because of circumstances or probably because of actual their life circumstances, उसके कारण ही नहीं मिला होता। बट द थिंग इज कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, धीरे धीरे आपको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए, एंड वो दिमाग हमको फिर ओवरऑल कॉन्फिडेंस आने लगता है टू बी एबल टू डू बिग थिंग्स एज वेल। अब अगर मैं कॉलेज में स्टेज के सामने 100 लोगों के सामने नहीं परफॉर्म मैंने किया होता, तो प्रोबब्ली यार मैं पॉडकास्ट करने के इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होता, बिकॉज आई नो कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल वॉच दिस। सो दैट्स द थिंग। सो हर एक एक चीज़ है जो छोटा छोटा स्टेप भी है, हमें वो शॉर्ट टर्म में लगेगा कि ये कहीं काम नहीं आता, बट वो लॉन्ग रन में बहुत बाद में जाके काम आएगा ही आएगा। एवरीथिंग विल हैव अ रीजन एट द एंड, कोई ना कोई रीजन मिलेगा आपको एट द एंड। तब यस। आपने जो बात बोली आई जस्ट रिमेम्बर्ड, मैंने एक जोश टॉक देखी थी, परविंदर सिंह कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप स्टेज पे हो और 100 लोग आपके लिए ताली बजा दें, 4 दिन तो नींद नहीं आती, और उसके बाद कितने ही पैसे हों, आपकी फुलफिलमेंट पैसे से नहीं हो सकती। उसके बाद आपकी फुलफिलमेंट उन तालियों से ही होगी। यू जस्ट क्रेव फॉर दैट मोमेंट अगेन एंड अगेन। करेक्ट। सेम इज विद यू कैन से जो फॉलोअर्स, या फिर नॉट जस्ट फॉलोअर्स, बट जो आपको एप्रिसिएशन मिलती है काम की, एक बार वो एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलने लग जाए, यू जस्ट वांट दैट एप्रिसिएशन, पैसे फिर आ जाएंगे आपको। आई थिंक ईच कंटेंट क्रिएटर विल रिलेट टू दिस। यस, एंड ऑल्सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ वेरी बिग बिग रैबिट होल ऑफ बीइंग बिकमिंग ईगोइस्ट। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ बहुत एक फाइन लाइन के साथ ध्यान में रखनी पड़ती है कि वेयर आई एम गेटिंग द एप्रिसिएशन, वेयर आई एम एंजॉइंग द एप्रिसिएशन, और वेयर आई एम एंजॉइंग माई इन्फ्लेटेड ईगो। सो एज लॉन्ग एज वो चेक में है, फिर या डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड। बहुत थिन लाइन है इन दोनों चीज़ों की। या यू नेवर नो कि एक फ्लिप के साथ आप वहाँ चले जाते हो तो करेक्ट। एंड I'll be very honest and vulnerable sharing this कि मेरे साथ ये हुआ है। there have been moments when you feel egoistic, oh अब तो लोग मुझे जानने लग गए हैं, why should I be here, why should I do this? So but the thing is कि those are the moments which are testing out your humility, कि how much of humility you have regarding others, whether you are having a second face on the social media to show to someone else, or are you really that person? So वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि we as long as we are not having a second face to show to the world, genuine रहो, and yeah, then you will get the genuine appreciation, not the upper appreciation only. आपको 5 साल हो चुके हैं कनाडा में, Yeah. राइट? ये 5वां साल है आपको कनाडा में, ये ये छठा साल है आपको कनाडा में। सो क्या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो यू हैव टेकन फ्रॉम कनाडा, और यू हैव टेकन फ्रॉम योर लाइफ इन कनाडा, जो आपको एक्सपीरियंसेस कनाडा से मिले, या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला, आपने सीखा, लाइफ लेसन्स होते हैं ना कुछ,
वो क्या 3 लाइफ लेसन्स आप शेयर करना चाहोगे? सबसे बड़ा ना मैं सबसे पहले ही रखता हूँ, वो ये है कि ट्रस्ट योर विल एंड ट्रस्ट द विल ऑफ गॉड। और ये मैं एक बहुत ही एलेबोरेटिव एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में फ्रेंच के बारे सोचा था, उस टाइम पे देयर वाज टीआर टू पीआर में एक फील्ड आई थी जिसमें आपको CLB 5 से भी फ्रेंच की पीआर हो जाएगी। उस टाइम पे वो चीज़ देख के मैंने मोटिवेशन के साथ फ्रेंच तो शुरू की कि हाँ भाई, अब मुझे CLB 7 नहीं चाहिए, CLB 5 ही चाहिए, तो मैं फ्रेंच शुरू कर देता हूँ। पढ़ता रहा बट आई जस्ट लॉस्ट डिमोटिवेशन। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगना था उसको, CLB 5 के लिए 5 to 6 मंथ्स अगर आप मेहनत करोगे रेगुलरली हो जाते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न आई क्विट, और वो पाथवे निकल गया, क्योंकि उसकी डेडलाइन आई बिलीव इट वाज अराउंड नवंबर इन 2021 एंड के डेडलाइन थी, एंड वो पाथवे निकल गया विच मेड दैट विच मेड परमानेंट रेजिडेंसी क्लोज फॉर मी, मतलब कि वो मेरा अपॉर्चुनिटी निकल गई पीआर की। लेकिन उसके बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स आई रियलाइज अगेन कि मुझे फ्रेंच तो कंटिन्यू करनी ही चाहिए थी, एंड देन आई कंटिन्यूड फ्रेंच। और उसके बाद 8 महीने प्रॉपर मेहनत की डेडिकेशन के साथ, देन नॉट ओनली आई वुड सी, बिकॉज अगर CLB 5 उस टाइम पे मेरा होके मेरी पीआर हो जाती, आई वुड नॉट बी डूइंग दिस फुल टाइम। क्योंकि CLB 5 इज you know language but you cannot really guide someone to learn the language. CLB 7 is a point जहाँ पे आप खुद फ्लुएंट हो चुके हो लैंग्वेज में। सो एक मेरे को एज एन ऑब्लिगेशन वो करना पड़ा CLB 7। एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, बट भगवान वो चाहते थे कि मैं CLB 5 ना लाऊं, CLB 7 लाऊं, क्योंकि फिर वन थिंग लेट टू अनदर, एग्जाम क्लियर हुआ, देन आई स्विच्ड माय करियर इनटू टीचिंग फ्रेंच व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। ये चीज़। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आई वर्कड एज अ फिटनेस ट्रेनर, लेकिन फिटनेस ट्रेनर की पोजीशन वाज गेटिंग आउट ऑफ एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ था। पहले नॉक OAB होता था, बट दे चेंज इट टू टीयर 0 1 2 3 एंड 4। तो जो टीयर 0 1 2 3 है, दैट वाज कंसिडर्ड एज नॉक OAB टेक्निकली, लेकिन टीयर 4 वाज नॉट नॉक OAB, वो नॉक C थी। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो अपडेट्स आने के कारण द फिटनेस ट्रेनर्स पोजीशन गॉट चेंज्ड इनटू टीयर 4। ओके। एंड दैट टाइम आई गॉट स्केर्ड कि ये तो क्या हो गया, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड देन उसके कारण अम, उसके कारण एक बहुत बड़ी एंजाइटी आ गई, लेकिन वो तभी अप्लाई नहीं हुए रूल्स। इट टुक 2 to 3 months फॉर दोज रूल्स टू कम आउट, बट जस्ट विद इन दैट टाइम आई लर्नड, आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम, एंड देन मैंने एग्ज़ाम के जब रिजल्ट आए, जस्ट अपडेटेड माई स्कोर इन द PR प्रोफाइल। और जो वो रूल्स अप्लाई होने थे वो होने थे अबाउट 14th नवंबर 2022 को, और जो मेरा इनविटेशन टू अप्लाई आया था वो आया था 9th नवंबर 2022 को। सो जस्ट 5 to 6 डेज बिफोर, अगर मेरा रिजल्ट लेट्स से मानो ना मानो, अगर मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत हो जाते, वो फिर रह जाना था, एंड मेरी जो एक्सपीरियंस जो मैंने इतना गेन किया वो भी इनएलिजिबल हो जाता। सो एक यही सबसे बड़ा लेसन है कि सबसे पहले आपको आपकी खुद की इंट्यूशन पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपका जो डिसीजन है उस पे कॉन्फिडेंस रखना है। सो ये सबसे पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग ये है कि जो आई थिंक हर एक रिलेट कर पाता है कि एट द एंड ऑफ द डे people can have sympathy for you, but you are the one who can only who can only support yourself in the tough times। अगर आपके पास if you don't have that love support, or you can't share something with parents, mainly because we are boys, we are men, तो करियर के एस्पेक्ट में ज़्यादा लॉस्ट आउट फील होता है। सो दैट्स द थिंग कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू, यू हैव टू बिल्ड योर स्टफ। सो ये मेरी सेकेंड लर्निंग रही है। थर्ड लर्निंग, हाँ, इसको भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। आई थिंक थर्ड लर्निंग यही है कि नाउ आई हैव फेथ इन माई स्किल्स। फेथ एज इन की बहुत टाइम तक अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगेगा कि यार कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा, और उस पर जस्ट फेथ होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम पॉडकास्ट के पहले बात कर रहे थे कि पहले आपको बहुत टाइम तक लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वही सारा क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको 14th 15th 16th मंथ पे जाके बाद में जाके देखेगा। लेकिन उस टाइम पे वही बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स में फेथ रख रहे हो, और आप अपनी कंसिस्टेंसी में फेथ रख रहे हो कि एज लॉन्ग एज मैं ये रेगुलरली कर रहा हूँ, आगे ये हो ही जाएगा।
आई थिंक इसका ग्राफ जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जिसको बोलते हैं रेडिस का होगा। और यूजुअली लोग कहते हैं कि यार क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो, ये कुछ नहीं होगा जो आप कर रहे हो ना, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा और लोगों को लगेगा कुछ नहीं हो रहा, बट यू विल रियलाइज कि ये 9 10 12 महीने ऐसे ही था और एकदम ऐसे गया ऊपर, हाँ, बिकॉज आपको 10% एक बार में मिलता है 100% सीधा। करेक्ट। और ये जो ग्राफ की वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो जस्ट एक एक्चुअल एक मेट्रिकल प्रोग्रेशन की स्ट्रेट लाइन है। वो हमारी ह्यूमन और यू कैन से लाइफ लर्निंग की स्ट्रेट लाइन नहीं है। इवन दो यू आर स्ट्रेट ऑन द इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक प्रोग्रेशन, बट आपका जो ह्यूमन प्रोग्रेशन एज अ लर्निंग जो आपने की, वो कभी स्ट्रेट नहीं है। वो तो इंक्रीज करी ही जा रही है। इट्स जस्ट कि वो हमारा जो ह्यूमन का यू कैन से जो लर्निंग है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन जो रिजल्ट है वो पहले बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एकदम वो बाद में बढ़ेगा। लर्निंग तो आपकी हमेशा ऐसे ही रहेगी, करेक्ट। क्योंकि आप अगर कुछ अनलेस अंटिल आप सिर्फ सो रहे हो दिन में और आप कुछ नहीं कर रहे, तो अगर आप मार्केट में भी बाहर निकल रहे हो तो योर लर्निंग इज ग्रोइंग समवेयर। करेक्ट। या अभी केरला में काफ़ी नेगेटिविटी हो रही है, आप भी आई थिंक अवेयर हो कि लेट इट बी लाइक इमिग्रेशन स्टफ और द पॉलिटिकल स्टफ, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट डू यू फील, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है अभी? एक तरफ मेरा ये भी पर्सपेक्टिव है कि वन पर्सन और अ टाइप ऑफ पीपल डू नॉट यू नो डू नॉट होल्ड अ बर्डन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी। दूसरी साइड पे मेरा ये भी पर्सपेक्टिव है कि थिंग्स बिकम अनफेयर। सो यही बात है कि दैट्स अ रीजन थिंग्स बिकम अनफेयर। सो लेट्स से देयर आर 100 पीपल, ठीक है, 100 लोगों ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। और आई मीन लेट्स पुट इट इन अनदर वे। मेरे सामने 5 लोग आए जिन्होंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, और उन्होंने मेरे साथ कुछ कर दिया, उन्होंने पिक पॉकेटिंग कर लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया, ठीक है, या फिर वो रूड बिहेव कर लिया। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, रूड बिहेव कर लिए। अगले दिन 2 और लोग आए जिन्होंने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने रूड बिहेव कर लिया। तीसरे दिन अगर मेरे को कोई भी ब्लू टी शर्ट वाला बंदा दे जाएगा, मुझे यही लगेगा कि ये रूड ही बिहेव करेगा। हो सकता है कि जस्ट कि मैंने पहले 5 लोग ही ऐसे देखे हों जो रूड थे, बाकी सब बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मेरे दिमाग में तो वो बन गया ना कि जो ब्लू टी शर्ट वाला है वो रूड ही बिहेव करेगा। यही सेम चीज़ है यहाँ पे भी अभी, कि जस्ट कुछ लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, या फिर यू नो वी नेवर नो अबाउट सोशल मीडिया। हो सकता है रियलिटी में कोई डिफरेंट चीज़ हो, बट एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी कम्युनिटी के ऊपर वो बात आ ही जाती है। सो ये वही बैड एप्पल्स वाली बात होगी। पर इसी के कारण अभी काफ़ी रिवर्स माइग्रेशन भी हो रही है, मतलब आई डोंट नो सिर्फ न्यूज़ में ये सब आ रहा है या फिर रियलिटी भी है ये, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक मुझे पता लगा है रियलिटी है अभी ये, कि काफ़ी लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया और इवन अदर कंट्रीज, लोग जा रहे हैं कनाडा को छोड़ के। आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी इन्फ्लेटेड थी। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कनाडा आएंगे तो सब कुछ अपने आप ही सेट हो जाएगा, तो वो स्टार्टिंग की आपकी एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग थी। मेहनत हमें वहाँ भी करनी पड़ेगी जहाँ हम, लेट्स से इफ समवन इज गोइंग बैक टू इंडिया या समवन इज गोइंग टू अदर कंट्री, मेहनत हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई बिलीव इज कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इन्फ्लेटेड होने के कारण यहाँ पे आके धक्का लगता है कि अच्छा रियलिटी तो ऐसी नहीं है। सो मेरे को लगता है कि हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ से होनी नहीं चाहिए। मेरे को ये लगता है, अगेन मेरे मेरे केस में क्या है कि क्योंकि मैं जस्ट 12th के बाद कनाडा में आया था, मेरे को तो हमेशा अपनी ग्रोथ ही दिखी है, क्योंकि हर एक जो चैलेंज आता था उसने काफ़ी हम्बल किया मेरे को। लेकिन हर एक के दिमाग में ऐसा नहीं होता। कईयों को लगता है कि ओके जॉब तो मेरे को 1 महीने में मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, इतना टाइम हो गया, ठीक है। एक जगह पे ये ट्रू भी है कि थोड़ी यहाँ पे अभी सैचुरेशन ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वर्क फोर्स, इन टर्म्स ऑफ कि कितना कॉम्पिटेंसी लेवल आपको चाहिए। वो जो पहले चाहिए होता था, इट्स फार मोर राइट नाउ देन बिफोर। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ कनाडा में नहीं है, ये हर जगह पे है। इंडिया में भी अगर हम जाएंगे, हमें यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि
इंडिया में वापस जाएंगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। बट कैसे? वहाँ पे भी आपको काम करना है। सो जो मेहनत वहाँ पे करनी है वो तो यहाँ पे भी अगर उतनी करोगे तो भी रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। एक फैक्टर आई थिंक ये आ जाता है रिवर्स माइग्रेशन होने का। फैमिली। फैमिली एक ज़्यादा फैक्टर आता है, एक सोशल फैक्टर ज़्यादा है रेदर देन करियर फैक्टर रिवर्स माइग्रेट होने का, विच इज़ अगेन इट्स अ पर्सनल डिसीजन। सो उसमें तो अगर फैमिली के कारण इफ समवन फील्स लाइक कि दे वांट टू चेंज अ कंट्री, देन इट्स ओके। That's not actually reverse migration. इट्स मोर It's not on that factor. हाँ, इट्स नॉट ऑन दैट फैक्टर, इट्स मोर अबाउट द पर्सनल चॉइस कि उनको कहाँ पे बेटर फील हो रहा है। बट रिवर्स माइग्रेशन को आजकल जो लिंक किया जा रहा है वो इसी से किया जा रहा है कि ये तो कंट्री ही खराब हो गई, दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग बैक। वो तो देखो हर जगह है। सो उसमें हम ऐसा कह नहीं सकते कि रिवर्स माइग्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। सो वो केस तो है नहीं। देखो व्योम, काफ़ी बड़ी लाइक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हो जाएगी लोगों के साथ अगर हम फ्रेंडशिप विद व्योम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं व्योम से बात कर रहा हूँ और हम फ्रेंच के बारे में डीप डिस्कशन ना करें। देखो, हम टीएम के बारे में बात ना करें, किसी के बारे में बात ना करें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टीएफ इन ब्रीफ, इन डिटेल। ऑफ कोर्स आपके चैनल पे सब कुछ आई थिंक अवेलेबल है। मोस्टली प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड यू हैव फ्री सेशंस एज वेल इन विच यू प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद सब आप नेट कर ही सकते हैं। श्योर। लेकिन इन शॉर्ट, टीएफ क्या है, व्हाट इज़ द स्कीम, हाउ इट वर्क्स, कितना टाइम लगता है, पीआर के लिए कितना टाइम लगता है, पीआर जितना पहुंचने के लिए, आई डोंट नो द लेवल्स, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, और सिंपली फ्रेंच सीखने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। सो इसको लेयर्स में प्याज के एक एक करके छिलका उतारते हैं इसका लेके हम। सो हमारा पहले ओवरऑल हम इमिग्रेशन प्रोफाइलिंग की बात कर लेते हैं। अब एक जो ये मिथ है कि हाँ भाई फ्रेंच आ गई तो सब हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्रेंच फॉर श्योर आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट आपको ओवरऑल आपकी इमिग्रेशन प्रोफाइल भी एलिजिबल बनानी पड़ेगी एक्सप्रेस एंट्री में। सो अगर हम उस चीज़ की बात करें, सबसे पहला तो हमारा वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन ही आ जाती है, जिस जिस जो ऑलमोस्ट एवरीवन एलिजिबल होते ही हैं इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट और इफ यू आर कमिंग टू कनाडा। उसके अलावा और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एज, योर लैंग्वेज स्किल्स एंड योर ब्लड रिलेटिव इन कनाडा, जो आपकी ओवरऑल एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर्स को डिपेक्ट करते हैं कि कितना आपका स्कोर बनेगा। सो जो हमारे जो काफ़ी कॉमन चीज़ें, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, वो तो या इंडिया से की हो या यहाँ पे आके करो तो उसके पॉइंट्स भी बन जाते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस के तो चाहिए रहते हैं, सो उसके भी बन जाते हैं। अब नाउ दैट डिपेंड्स ऑन कि कितने ज़्यादा कम बनेंगे। बट उसके साथ साथ हमारा लैंग्वेज का फैक्टर होता है विच इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच, बिकॉज फ्रेंच इज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा। तो उसके भी बहुत पॉइंट्स हैं जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं। इंग्लिश में इन ऑर्डर टू प्रूव अवर फ्लुएंसी एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल होने के लिए वी हैव टू गिव एंड पास आइल्स और सेल पेपर। अब तो और भी काफ़ी एग्जाम आ चुके हैं, वैसे ही एग्जाम्स हमारे फ्रेंच में भी होते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, TEF कनाडा एंड TCF कनाडा। एग्जाम्स और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, बट क्यूबेक के लिए हैं वो। ऑल ओवर कनाडा अपार्ट फ्रॉम क्यूबेक, TEF और TCF इज़ द वन टू गो फॉर। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। TEF कनाडा एंड TCF कनाडा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जस्ट लाइक 10% डिफरेंसेस होंगे, बट नॉट अ बिग थिंग एज लॉन्ग एज आपको लैंग्वेज उतनी आ गई, दोनों में ही आपकी कॉम्पिटेंसी इन सेम ही बिल्डअप होगी। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। श्योर श्योर। टीसीएफ या टीएफ, TCF क्यों? लिसनिंग, नाउ इट डज नॉट मीन कि लिसनिंग ईजी है, बट कंपेयर करें, आई थिंक लिसनिंग इज 5 to 10% easier than TCF. Okay. Yes, because TEF कनाडा में फर्स्ट यू एटलीस्ट हैव द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू ऑन स्क्रीन जब लिसनिंग हो रही होती है। TCF कनाडा में क्या होता है कि दे आर इन द लिसनिंग इटसेल्फ, दे आर गिविंग द ऑप्शंस। ओके, सो वो लिसनिंग में ही आपको ऑप्शन सुनने पड़ते हैं या क्वेश्चन सुनना पड़ता है, वो थोड़ा ज़्यादा वियर्ड है। मैं वो ज़्यादा मैंने रिसर्च तो की है, बट वो मैं ना ही खुद रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को। भी हमारा पूरा बे टू बेस्ट ने हमने बैठ के रिसर्च की थी कि विच इज़ द बेस्ट एग्जाम टू गो फॉर, और TEF ही निकल गया था, क्योंकि एक तो यही रीज़न है। दूसरा है कि स्पीकिंग थोड़ी सिंपलर है TEF कनाडा में। TEF में सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं स्पीकिंग के, TCF में 3 सेक्शन है। राइटिंग भी TEF की पर्सनली मुझे थोड़ी ईजियर लगती है, टेक्निकल कम है। 2 सेक्शंस TEF में होते हैं, TCF में 3 सेक्शन होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड TEF कनाडा। या सो रिकमेंडेशन तो यही है।
अब स्कोर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, जैसे आइल्स में क्या होता है, आइल्स या सेलपेप में हमें एक मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट या स्कोर रिक्वायरमेंट चाहिए ही होती है। अगर उससे कम आए तो आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है आइल्स या सेलपेप का, दैट इज अबाउट 6, वो 777 नहीं है। सो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एलिजिबल होने के लिए आपको 777 लेने की जरूरत नहीं होती आइल्स में, या फिर जो सेलपेप के स्कोर होते हैं विच इज 9, वो सिर्फ वो ज़्यादा स्कोर करने के लिए होती है। बट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका अराउंड 6 बैंड्स होता है। फ्रेंच में भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम टू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो होता है CLB 7 आउट ऑफ 12। So that does not mean कि ये 7 बैंड्स, ये बैंड्स नहीं है। CLB 7 out of 12 is like just intermediate level fluency in the language. But there are two things. CLB 7 से क्या है कि लेट्स से अगर आपके रीडिंग TEFI TCF कनाडा में 12 में से अगर आपके CLB 7 आते हैं इन रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, then your scores are valid to put under express entry या फ्रेंच स्पेसिफिक ड्रॉज, एक ही चीज़ है, जिससे आपकी प्रोफाइल ना ऑफिशियली बाइलिंगुअल प्रोफाइल बन जाएगी। बट अगर आपके CLB 5 भी आते हैं देन ऑल्सो ऐसा नहीं है कि CLB 7 या फिर नथिंग, ठीक है। CLB 5 से भी आपको थोड़े पॉइंट्स मिलते हैं, नॉट इनफ, बट यू गेट 8 to 10 पॉइंट्स इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अगर आपके रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में आ जाते हैं CLB 5 to be able to get some boost in your score. So for people those who are sitting around 520 या 510 something like that, something to put them up. हाँ, थोड़ा सा उनको एलिवेट करने के लिए CLB 5 इज ऑल्सो गुड इनफ, जो अराउंड 6 to 7 मंथ्स में हो जाता है। लेकिन जिनका ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि हाँ भाई प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको 62 पॉइंट्स तो चाहिए रहेंगे या फ्रेंड स्पेसिफिक ड्रॉज में आना ही आना है, देन CLB 7 इज द टारगेट टू फोकस ऑन। अब CLB 7 को भी एक अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 7 out of 12, अब ये है क्या, फ्रेंच में हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। A1 सबसे बेसिक लेवल है, देन उसके ऊपर A2, देन B1, B2, फिर उसके ऊपर C1, C2। अब जो CLB 7 है या NCLC 7 है वो लेवल B2 पे आता है, सो दैट मीन्स नीचे से चौथा लेवल, ठीक है। और ऊपर 2 हमारे रह गए, वो तो प्रोफिशिएंसी, तो वो नहीं हमें चाहिए। वी जस्ट नीड इंटरमीडिएट, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड अपर इंटरमीडिएट, B2 लेवल आउट ऑफ NTEF कनाडा और TCF कनाडा। सो ये है हमारी स्कोर रिक्वायरमेंट्स। या Great. Thank you for explaining it, in a brief way, nicely. मतलब आई थिंक काफ़ी लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको विजिट कर सकते हैं व्यूअर्स। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी विच इज़ फ्रेंचिफाई, एंड इंस्टाग्राम पे भी फ्रेंचिफाई विद व्योम, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, स्पेशली यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग हाउ टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू फ्रेंच कैटेगरी। सो वो वहाँ पे डेफिनेटली लिंक इट अप। श्योर। बस एक मैं और चीज़ जस्ट क्विकली टच ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंच इमिग्रेशन की बात हो रही थी, इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विच इज़ फ्रेंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम। अब उसमें वो क्या होता है कि दैट इज़ नॉट टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी, बट उससे क्या यू आर एबल टू एक्सटेंड योर वर्क परमिट। सो लेट्स से अब कोई एक ऐसा इफ समवन इज ऑन वर्क परमिट और उनका वर्क परमिट अबाउट 6 months 7 months या 8 कुछ ऐसे मंथ्स में एक्सपायर हो रहा है, ऑब्वियसली PR के लिए तो अभी बहुत मुश्किल होगा फ्रेंच सीखना जस्ट इन दो 6-7 months, क्योंकि वो CLB 7 को अराउंड ईयर तो लगता ही है। बट व्हाट दे कैन डू इज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन CLB 7 राइट नाउ, दे कैन फोकस ऑन CLB 5 इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उससे क्या होगा, वंस दे गेट CLB 5 इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, they will be able to extend their work permit. It will be a closed work permit, but उसकी extension भी हो जाएगी, and that is not LMIA, ये वो system नहीं है, this is a francophone mobility program, but definitely consult a consultant, because I'm not an immigration consultant, so जो मुझे idea है मैं उस हिसाब से ही बोल रहा हूँ। so जो भी viewers देख रहे हैं definitely they should consult immigration lawyer। so उससे क्या है कि हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड भी हो जाता है, एंड इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग अंडर द सेम जॉब जिसके थ्रू आपने वर्क परमिट एक्सटेंड करवाया, 1 year वर्क एक्सपीरियंस जब आप वहाँ पे भी लेते हो Tier 0, 1, 2, 3 में, तो उसके भी 50 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में आफ्टर 1 year। सो CLB 5 लेके भी आपको पॉइंट्स 50 मिल जाएंगे अगर आपने 1 साल उस कंपनी के अंडर काम किया इन Tier 0, 1, 2, 3। सो इस केस में आपको 50 पॉइंट मिलेंगे उस कंपनी का काम करने के लिए। वैसे बहुत कम पॉइंट्स आए थे एक्सपीरियंस के, 50 नहीं मिलते वैसे आई थिंक। वो हाँ, एक्सपीरियंस नॉर्मली कम मिलते हैं। हाँ, नॉर्मली कम मिलते हैं, ट्रू। सो ये भी एक बेनिफिट है, बट दिस इज ओनली फॉर वर्स्ट केस, जिनका भी वर्क परमिट एक्सपायर बहुत जल्दी हो। अगेन ऐसा नहीं है कि PR लेने के लिए ही सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं फ्रेंच को।
आई थिंक लैंग्वेज सीखना आपको कहीं ना कहीं डोर्स ओपन करता है आपके लिए फ्यूचर के. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीआर, लेकिन लोग जो भी सीखना चाहते हैं इट ओपन्स डोर फॉर यू. डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं मॉन्ट्रियल में हूँ ना, आई नो कि हाउ आई हैव ऑब्जर्व द मार्केट ओवर देयर एंड आई सी कि हाउ मच बेनिफिशियल एंड हाउ मच आउटस्टैंडिंग यू कैन बी अगर आपको फ्रेंच आती है. द अदर थिंग इज़ कि ओंटारियो में, आई मीन वी कैन ऑल एग्री कि यहाँ पे अब कंपटीशन ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एनी जॉब मार्केट. ऑफ कोर्स. अगर आपके पास फ्रेंच स्किल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्किल अगर आपके पास ओंटारियो में भी है, you have a very high chance. You have an edge. Yeah, you have an edge of wherever you can stand over anyone else in terms of the good getting selected, especially in Quebec. अगर if you're someone who wish to change things up, अगर आप क्यूबेक मूव होना चाहते हो in future for a search of better job opportunity, definitely फिर तो वहाँ पे तो बहुत better market है फ्रेंच अगर आप बात भी है. Yeah. Great. Thank you very much, Ron. Thanks for being with us. It was a beautiful podcast. बहुत अच्छा लगा. फ्रेंच के बारे में नहीं, आपको इन पर्सन जान के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग थैंक यू सो मच नितिन. बहुत ही मैंने भी अपना आज अपना माइंड खोल के जो भी मेरे थॉट्स थे वो शेयर किए, क्योंकि यूजुअली आई टॉक अबाउट फ्रेंच ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बट ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग आफ्टर हैविंग लिव्ड 5.5 more than 5.5 years अब पता चलती हैं जाके. सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. सो थैंक यू सो मच. Thank you very much for being with us at Mad Talks. It was an honor to have you. थैंक यू.